नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बहुचर्चित सिनारी नरसंहार मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। विधि विभाग ने पूरे मामले में राज्य महाधिवक्ता से राय मांगी। 2 से 4 दिन में पूरे मामले पर राज्य सरकार फैसला करेगी। तो जिस तरह से बहुचर्चित सिनारी नरसंहार मामले में जिस तरह से पटना हाईकोर्ट ने 14 दोषियों को बरी कर दिया। इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। विधि विभाग ने पूरे मामले में राज्य महाधिवक्ता से राय मांगी है। वहीं 2 से 4 दिन में पूरे मामले पर राज्य सरकार फैसला करेगी। तो बहुचर्चित सिनारी नरसंहार मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। विधि विभाग ने पूरे मामले में राज्य महाधिवक्ता से राय मांगी। 2 से 4 दिन में पूरे मामले पर राज्य सरकार फैसला करेगी। तो बता दें कि बहुचर्चित सिनारी नरसंहार मामले में शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने 14 दोषियों को बरी कर दिया था। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, बहुचर्चित सिनारी नरसंहार मामले को लेकर हाईकोर्ट के बाद जिस तरह से फैसला आया था, इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पर 1999 की ये घटना है। जहानाबाद में सिनारी हत्याकांड हुआ था और लगभग 30 से ज्यादा लोगों की इसमें हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला जहानाबाद कोर्ट में गया था और विशेष कोर्ट ने वहां से कई अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दी थी। इन सभी के खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कल 14 अभियुक्तों को बरी कर दिया है और फिलहाल उन्हें रिहाई का आदेश दिया है। अब जो मेरे पास जानकारी हुई है कि कल जैसे ही खबरें आई उसके बाद अधिकारियों के पास जानकारी गई, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें विधि विभाग से राय मांगी गई है। राज्य के महाधिवक्ता ने कहा है कि पूरे मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। 3 से 4 दिनों के अंदर यह फैसला हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने अपनी राय राज्य सरकार को भेज दी है और फिलहाल 2 से 3 दिनों के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की जाएगी, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा दी गई सजा के खिलाफ ये याचिका होगी। और फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर क्या रुख हो पाता है न्यायालय का। लेकिन एक बड़ी खबर है फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ। अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद संक्रमण का दर कम होने रहा है। पिछले 24 घंटे में 5154 मरीज मिले, जबकि पटना में सबसे ज्यादा 981, वहीं दरभंगा में 376 मरीज मिले हैं। वहीं कैमूर जिला की बात की जाए तो जिसमें पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। यह पहला जिला है कैमूर जिसमें 24 घंटे में एक भी मरीज नहीं मिले। तो हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए फोन पे। मरगूब, देखा जाए तो बिहार में बढ़ते कोरोना के ग्राफ पर अब लगाम लगता दिख रहा। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन ने कोरोना को डाउन करना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर राहत भरी बात है बिहार के लिए भी और कैमूर के लिए खास करके। पिछले 24 घंटे में कैमूर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। और कल अगर आप बात करेंगे तो पिछले 25 से 28 दिनों के बाद सबसे कम मरीज मिले हैं 5154। पटना में 981 मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीज की संख्या भी लगभग 40 से 42 हजार के बीच ही कहा गई है, जबकि एक समय बिहार में एक्टिव मरीज की संख्या 1.25 लाख हो गई थी और अफरा तफरी का माहौल था, पैनिक स्थिति हो रही थी, आपदा की स्थिति लग रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे हालात थोड़ा बहुत हद तक समान हुए हैं और कोरोना संक्रमण का जो दर है वो लगभग 4 से 5% के बीच है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन का असर दिखा है और फिलहाल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बहुत हद तक संक्रमण पर काबू पाया जा सका है। और फिलहाल अभी भी लोगों से अपील किया जा रहा है कि वो ना निकले, संक्रमण के कारण घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि राज्यवासियों के लिए राहत वाली बात है। बिल्कुल, ये बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरको। अब बात झारखंड की, तो झारखंड में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। नए संक्रमितों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से लगातार एक्टिव केस में कमी हो रही है। झारखंड में बीते 24 घंटों में 2151 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 4117 मरीज
स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 40 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले पूर्वी सिंहभूम से सर्वाधिक 14 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा रांची से 11, बोकारो से 5, लोहरदगा से 3, धनबाद, हजारीबाग और सिमडेगा से 2-2 मरीज यानी चतरा और देवघर की बात की जाए, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीजों की मौत हुई है। तो झारखंड में धीरे धीरे बढ़ते कोरोना के ग्राफ पर लगाम लगता जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं फोन पे। संदीप, झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर किस तरह से लगाम लग रहा, क्या स्थिति झारखंड में कोरोना को लेकर? जी, जो विकराल स्थिति कह सकते हैं कोरोना को लेकर थी, उसमें कहीं ना कहीं अब राहत झारखंड में देखने को मिल रही है। और विगत 4 से 5 दिनों के अंतराल की यदि बात करें तो लगातार जो संक्रमण का दर है वह घटता जा रहा है। जहां पहले जो संक्रमित मरीज 15,000 तक पहुंच गए थे प्रत्येक दिन, वह अब जो आंकड़ा है वह लगभग 2,000 तक आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है झारखंड के लिए। वहीं जो मौत का आंकड़ा 130 से 150 हुआ करती थी प्रत्येक दिन, उस आंकड़े में भी गिरावट हुई है। और अब यदि मौत के आंकड़े झारखंड की बात करें तो 30 से 40 लगभग मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों में कह सकते हैं कमी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से लगातार यह संख्या जो है वह घट रहा है, उसके साथ ही दूसरी एक और खास बात यह है कि जो संक्रमित मरीज हुए थे और तो जिस तरह संक्रमण कम हो रहा है उसके साथ जो संक्रमित मरीज हैं ठीक होने का जो रेशियो है वह बढ़ रहा है। यदि झारखंड में 2,000 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं तो लगभग 4 से 5,000 संक्रमित जो थे वे ठीक भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कह सकते हैं एक खुशी की यह बात है कि जो संक्रमित हुए थे वे जल्द रिकवर भी कर रहे हैं। और झारखंड जो के लोगों के लिए राहत ही भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा, तो राहत वाली खबर झारखंड वासियों के लिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सिवान में लगातार शादी विवाह के शुभ अवसर पर लोग कोरोना गाइडलाइन की लॉकडाउन की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। लगातार हम आपको ऐसी तस्वीर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दिखाते आ रहे हैं और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे सिवान की, जहां ये वीडियो वायरल हो तेजी से हो रहा, जहां जीबी नगर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में शादी समारोह के दौरान बाल-बालाओं का डांस आयोजन किया गया था, जहां जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना भूल गए और जमकर नर्तकी और डांस का मुफ्त यानी लुत्फ उठा रहे थे। हालांकि इस बाबत कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस न मौके पर पहुंची और न ही किसी को भेजी ताकि उसका जांच हो। सबके लिहाजा लगातार लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जरूरत है ऐसे लोगों पर प्रशासन का कानूनी डंडा चलाना, तब भी हम कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी से जीत हासिल कर सकते हैं। रांची जिला के बेड़ो इटकी स्थित टीबी सेंटोरियम में निर्माणाधीन कोविड वार्ड का निरीक्षण मांडर विधायक बंधु तिर्की ने किया। आरोग्यशाला के डीवी वार्ड, इंटर वार्ड, अपर सी, लोअर सी वार्ड, मुर्दागढ़ सहित कई जगह चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। मौके पर डीवी वार्ड निर्माण कार्य में विलंब किए जाने पर विधायक बंधु तिर्की ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव सिंह को निर्माण कार्य में विलंब किए जाने पर फटकार लगाई और साथ ही कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा मिले, इसके लिए टीबी में सेनेटोरियम में कोविड वार्ड का निर्माण मुख्यमंत्री का एक सपना है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही व अनियमितता कोई तय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इस पर पूरी पैनी नज़र हम लोग रखते हुए और थोड़ा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
साथ में बहुत सारे चीज़ और भी यहाँ पर काम है। कि अभी कोविड महामारी का समय है, इसको और बेहतर करने के लिए मैंने आज मुख्यमंत्री से भी इसके संबंध में बात किया था मिलकर। पूर्णिया के अमौर प्रखंड मुख्यालय के आदर्श मध्य विद्यालय में बने सामुदायिक किचन का जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने निरीक्षण किया। सामुदायिक किचन में चल रहे कम्युनिटी किचन से संबंधित जानकारी मौजूद प्रधानाध्यापक सुनील कुमार झा से उन्होंने ली। वहीं जिला पदाधिकारी ने सामुदायिक किचन में खा रहे बच्चों से सवाल किया। सामुदायिक किचन में गरीब, निराश्रित, असहाय, निर्धन लोगों को 2 टाइम का भोजन खिलाया जा रहा है। समुदाय किचन की व्यवस्था को देखकर जिला पदाधिकारी ने संतुष्टि जाहिर की। वहीं आदर्श मध्य विद्यालय में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एहतमामुल हक से टीकाकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी और कोरोना से संबंधित विषय पर विचार विमर्श किए। प्रभारी से उन्होंने पूछा कि कोविड मरीजों की संख्या कितनी है, कितना वैक्सीनेशन हुआ, पॉजिटिव रोगियों में सुधार हो रहा या फिर नहीं, वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं या नहीं। उन्होंने टीकाकरण को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन्होंने निरीक्षण भी किया। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के सुक्की गांव की बता दें कि सैकड़ों लोगों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी। एक एएनएम को यहां लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सब कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। वर्षों बीतते गए, स्वास्थ्य महकमा का इस उप स्वास्थ्य केंद्र से ध्यान धीरे धीरे हटता चला गया। वहीं जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों को उदासीनता ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवनों की दीवारों पर छोटे छोटे पेड़ यानी रतियों की डालियों की पत्तियों से या उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर और खुद बीमारी होती चली गई। और जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से कोहराम मचा है, तब जाकर इस देश सिस्टम को लोगों की स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल आया। उनकी लचरता के वजह से हमारे यहाँ न तो कोई दवा उपलब्ध हो पाती है यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण को, और न ही किस प्रकार का कोई सूचना उपलब्ध हो पाता है कि चाहे कोरोना काल में हो, कोई जांच हो या किसी भी तरह का स्वास्थ्य लाभ हो, यहाँ पर नहीं हो पाता। तीन का जो मामला आया है स्वास्थ्य केंद्र का, उस बात की जानकारी हमको कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा और कुछ जनता के द्वारा हमको इस बात का संज्ञान हमारे नज़र में आया है, और हम इस बात की जानकारी हम स्थानीय प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग के है और सिविल सर्जन मधुबनी और जिला पदाधिकारी मधुबनी को इस बात का हम मामला उनको इस घटना का अवगत हम कराएंगे, और वो इस प्रकार का अपना जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो यथासंभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मई के महीने में ठंड का मौसम और धुंध आकर लोगों को चौंकाने का काम कर दिया। सिवान की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, या तस्वीर अक्टूबर नवंबर महीने की तस्वीर जैसा दिन को हम दिखा रहे हैं कि जो आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा छाया रहा, काफी शीतें भी गिरी थी। लोगों का मानना है कि मई के महीना में इस तरह के धुंध को हम लोग पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था। और आप भी सुनिए इस शख्स ने क्या कुछ कहा। ये तो पहली बार कुहासा आ रहा है यहाँ पे। हमको तो लग रहा है ठंड आ गई है, पर ठंड प्रवेश करने वाली है। अभी तो मई का महीना है, मई के महीने में पूरा चिलचिलाती गर्मी रहता है, कोहरा गिरा है, ऐसे में क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि ये मानसून चेंज करने वाली है, मानसून बदलने वाला है। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच बेखौफ बदमाशों ने शहर के बीचों बीच मुंगेरीगंज मोहल्ले में स्वर्ण आभूषण दुकान में दुकानदार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल नगर थाना के मुंगेरीगंज मोहल्ले में स्थित कन्हैया ज्वेलर्स दुकान में सुबह 8 बजे के करीब आधा दर्जन की संख्या में हथियारबंद अपराधी दाखिल हो गए। दुकानदार को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए दुकान में रखे लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात और कुछ नगद लूटकर फरार हो गए। बीच शहर हुई इस बड़ी लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी राजन सिन्हा के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। स्वर्ण आभूषण दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा दुकान तरफ आने जाने वाले हर रास्ते में
लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का काम कर रही है। वह स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के 1 घंटे बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लॉकडाउन के दौरान बेगूसराय में लगातार बदमाश हत्या लूट की घटना को अंजाम दे, लेकिन पुलिस अधिकतर मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करे, जो पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। में 5 लोग मास्क लगा के आए और हम लोग को है ना स्टैंड सटा दिया गया और सटा के पूरा मुंह हाथ बांध दिया और टोटल दुकान का सामान सब जो है सब बारी 2-3 आदमी भी आए, उसको भी बांध के रख लिया गया। ठग बना के 2 हाथ पैर बांध के सब मुँह बांध के उसको अंजाम दिया गया। दुकान मेरा खाली कर दिया, दुकान में जो कमाए सब। कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल बाजार में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भीषण आग लगी। आग लगने से कंप्यूटर और फर्नीचर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों ने बैंक शाखा से धुआं निकलते देख मोहनिया प्रशासन और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने 2 वाहनों के सहारे करीब घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगा आगे इंक्वायरी हो तो पता चलेगा कि कल हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर आ रहे हैं और भी अभी क्षति क्या हुई इसकी जानकारी? क्षति तो पूरी हो चुकी है, ब्रांच मतलब पूरा जल चुका है, काफी क्षति हुआ है। कैश वगैरह तो नहीं सर? गैस तो अभी से कैसे बाकी सब कागजात जल गए हैं? कागजात और कुछ फर्नीचर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इक्विपमेंट्स सब जले हुए हैं। यूनियन बैंक में आग लगी हुई है, तो मेरे पास 2 बड़ी गाड़ी थी, उसको लेकर मैं आया और आपको बुझाया है। काफ़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि ये बैंक होता है चारों तरफ से बंद होता है, जो धुआं निकलने का साधन नहीं रहता है, इसलिए इसको दरवाजे को। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मगध कोल परियोजना के चमातू में अज्ञात अपराधियों ने खनन कार्य में लगे हाईवा को आग के हवाले कर दिया। घटना के बारे में हाईवा चालक अनिल कुमार नायक ने कहा कि 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी पहुंचे, जो वर्दी में थे। 3 अपराधी उनके पास आकर हाईवा वाहन को बंदूक की नोक पर रुकवाया और गाली गलौज करते हुए ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया और हाईवा को डीजल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देकर आप वापस जंगल की ओर भाग गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस और अमरवा डीपी के घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मैं लोन लेके तो वो जंगल तरफ आदमी वो लोग निकला, मतलब पार्टी वाला एकदम 3 आदमी मेरे पास आया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, पूरा गोंद लेके एक बीच में। तो मेरे पास आके तुरंत बोला हेडलाइट बंद कर, केबी लाइट तुरंत बंद कर। जब तक और 2 आदमी और आया, गाड़ी को आग लगा दी पेट्रोल से। आप कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं बोला, एक लोग भी नहीं बोला कि मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुंगेर धरहरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित 2 पंचायत के मुखिया से नक्सलियों ने 15 लाख रुपए की लेवी की मांग की, जिसके कारण मुखिया और उनके परिजनों में दहशत व्याप्त हो गया। हालांकि अब तक जिन दोनों मुखिया से लेवी मांगी गई, उन्होंने इस संबंध में लिखित कोई शिकायत ना तो थाने में दिया और ना ही सामने आ रही है। बावजूद पुलिस इस सूचना पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और बताया जा रहा कि नक्सल प्रभावित 2 पंचायत के मुखिया से नक्सलियों ने लेवी की मांग की। एक पंचायत के मुखिया से जहां 10 लाख रुपए लेवी की मांग की गई, वहीं दूसरे पंचायत के मुखिया से 5 लाख रुपए लेवी की मांग की है, लेकिन दोनों में से किसी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। हालांकि जब पुलिस के एक वरीय अधिकारी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया कि दोनों शिकायत दर्ज कराए, लेकिन दोनों में से कोई मुखिया शिकायत दर्ज नहीं कराए हैं। की सूचना हमें प्राप्त हुई थी और हमें गुप्त सूचना मिली कि कुछ जनप्रतिनिधि को नक्सलियों द्वारा लेवी मांगने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी हम पुष्टि भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने लगातार छापामारी अभियान चलाया है। इसी क्रम में आज हम लोग छापामारी के लिए गए थे। इसमें जमालपुर अभियान दल की 2 टीम थी, चिता 19 की 1 टीम थी, लरिया थाना प्रभारी भी हमारे साथ थे। कुछ उपलब्धि सर उसमें? उपलब्धि कोई खास नहीं हुई, लेकिन हमने वहाँ पर सब लोगों में विश्वास, भय का जो माहौल था उसको खत्म करने का काम किया, लोगों में विश्वास। अधिक जानकारी के लिए मुंगेर से हमारे संवाददाता अतहर जुड़ चुके हैं। फिल्म पे अतहर, आज से नक्सलियों ने 2 मुखिया से 15 लाख की लेवी की मांग की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले को लेकर दोनों मुखिया ने लिखित शिकायत अब तक दर्ज नहीं करा। आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी जो ये बात है, जो नक्सलियों के द्वारा जो धमकी और लेवी की मांग की गई है और साथ में साथ ये धमकाया गया है
कि क्या 5 लाख, 2 मुखिया से मांगा गया, सबसे आपको क्लियर कर दे, 2 मुखिया से मांगे से 5 लाख और 110 लाख मांगा गया और साथ ही साथ धमकाया गया इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दे, न किसी को बताए और पत्रवाहक के माध्यम से दोनों मुखिया से 505 लाख और 10 लाख मांगा गया है। इसी डर से मुखिया ने ना थाने में इस बात की शिकायत की है, ना एसटीएफ को कहा, इसको एएसपी अभियान को बताया। मुखिया वहाँ पे लोग डरे समय है, लोग इस बात को करना नहीं चाह रहे इस बात जी। बिल्कुल अतर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बक्सर में बधार में खेत की रखवाली करे वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक छोटक गोंड की सिमरी प्रखंड में बड़कर राजपुर स्थित नई बस्ती के रहने वाले थे। वह शनिवार की सुबह गांव से बाहर निकले, लोगों ने खेत में पड़ा उनका शव देखा तो घर वालों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही वहां काफी संख्या में गांव के लोग जमा हो गए। इलाका तिलकराय हाता ओपी के अंतर्गत आता है और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दलबल के साथ पहुंचे जुमना डीएसपी के सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा कि किसी तेज हथियार से उनके सिर पर वार किया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई और शरीर पर भी कई जगह जख्म के निशान हैं। शव मचान पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि सोते समय ही उनकी हत्या की गई है। पूछने पर परिजनों ने कहा कि वृद्ध व्यक्ति की हत्या किसने और क्यों की इसका हमें अनुमान नहीं, लेकिन वो खाना खाकर खेत पर गए थे, इस दौरान उनकी हत्या हुई। आयल बहन पंडित जी के खाना लेके जाए, मुर्गा रोटी लेके अपन खाना लेके आयल बहन, अपन खैले बहन, खियौले बहन, सुतल बहन, पंडित जी चल गए बहन। वृद्ध यहाँ छोटे लाल गोंड की जो मचान पर सोए हुए थे अपने खेत में, उनकी हत्या कर दी गई। चेहरे पे धारदार निशान से मारे जाने के कई घाव हैं। तो इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई। अररिया नगर थाना क्षेत्र के पैकटोला के पास अज्ञात लोगों के द्वारा मक्का से लदे ट्रैक्टर के चालक को बंधक बनाकर ट्रैक्टर की लूट कर ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वह इस कांड में शामिल 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ ने कहा कि लूटी हुई ट्रैक्टर को श्रीनगर से बरामद किया गया। वह इस कांड में शामिल एक आरोपी अशरफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस कांड में 3 अन्य आरोपी भी शामिल थे जो अभी फरार है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उद्भेदन हुआ तथा इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम मोहम्मद अशरफ पेसर मोहम्मद हाशिम, ये जलालगढ़ का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी पर जो है मोबाइल भी बरामद हुआ था, जो ट्रैक्टर वाले का जिसका लूटा गया था मोबाइल, और इसी की निशानदेही पर कल छापामारी किया गया है और छापामारी करने के बाद इसमें लूटा गया ट्रैक्टर को भी बरामद किया गया है। अभी लूटा गया ट्रैक्टर को वहां से लाया नहीं गया है। कोऑपरेटिव मार्केट श्रीनगर कटिहार में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की मौत हो गई। फलका थाना क्षेत्र के फलका कोड़ा मार्ग के बनटोटा पुल के पास इस घटना के बारे में बताया जा रहा कि पोठिया निवासी श्रवण कुमार महतो अपने ससुराल बबनी गांव पहुंचकर वहां से मुकेश कुमार के साथ लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क हादसा हुई। पुलिस दोनों शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन फरार हो गया। बगा के चौतरवा थाना क्षेत्र के गंडक नहर के किनारे एक नाबालिग युवती का शव बरामद किया। चौतरवा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बगा अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पटना सिटी क्षेत्र के चौक थाना अंतर्गत मंगल तालाब के पास 30 वर्षीय साहिल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पारिवारिक विवाद बताया जा रहा। साहिल पैदल ही मंगल तालाब होते हुए लोधी कटरा की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त घात लगाए बदमाशों ने पहले से किसी बात को लेकर कहासुनी की और मारपीट हुई। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसके बाद एक बदमाश ने करीब से सटाकर युवक को गोली मार दी, जिसके बाद अपराधी फायर करते हुए पैदल ही वहां से भाग गए। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां यौन शोषण मामले में फुलवारी शरीफ पुलिस ने मुनीर कॉलोनी से एक युवक मोहम्मद रेहानुद्दीन को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि युवक 2017 से एक महिला से लगातार शादी के नाम पर झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। इस दौरान उसे ब्लैकमेल भी करता रहा, यहाँ तक कि उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देता रहा, जिसके एवज में उससे पैसे भी
ऐड रहे थे और यह खुलासा तब हुआ जब युवती के पति को यह सारा मामला यौन शोषण करने वाले युवक मोहम्मद रेहानुद्दीन की पत्नी को जानकारी। उसके बाद उसने पीड़ित महिला के पति को सारी तस्वीरें दिखा दी, जिसके बाद पति ने पति से जब पूछताछ की तो सारी जानकारी हुई। उसके बाद पीड़ित यानी पति के साथ पहुंचकर पीड़ित युवती ने फुलवारी शरीफ में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया। फुलवारी शरीफ ने मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में आरोपी मोहम्मद रियाउद्दीन को फुलवारी शरीफ के मुनीर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। खगड़े में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां गंगौर सहायक थाना इलाके के लाभ गांव के पास बारातियों से भरी एक स्टार बस गड्ढे में पलट गई, जिससे बस पर सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। 3 लोग अंदर दब गए थे, जिससे घंटों के रेस्क्यू के बाद जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया। गाड़ी पलटने की सूचना मिली, जिसमें कि 6-7 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। हॉस्पिटल आके देखे तो सही में 6-7 लोग घायल हैं और सभी का ट्रीटमेंट सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। हाँ, कुछ लोगों को हड्डी में चोट आई हो सकती है, तो उसका जो है रेफर करके भागलपुर भेजा जा। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।